आज हम आजादी, बराबरी, इन सब बातों को कितना जरूरी मानते हैं ना, है ना? पर ये विचार ये आए कहाँ से? इन सवालों का जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही विस्फोटक पल में ले जाता है। तो चलिए आज हम उसी चिंगारी और बारूद के ढेर को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर में एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ है। हवा में ना एक बेचैनी सी है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और फिर एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल जाती है। खबर ये थी कि सम्राट ने अपनी सेना को शहर में घुसने का हुक्म दे दिया है। अब ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अफवाह ये भी थी कि सेना को बहुत जल्द आम नागरिकों पर, जी हाँ, आम लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश मिलने वाला है। इस खबर ने लोगों के दिलों में जो डर था ना, उसे भड़कते हुए गुस्से में बदल दिया। अब इस खतरे से निपटने के लिए कोई 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के बाहर जमा हो गए और उन्होंने तय किया कि वो हाथ पर हाथ धरे राजा की सेना का इंतजार नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि वो अपनी हिफाजत खुद करेंगे, अपनी एक जनसेना बनाकर। लेकिन सेना बनाने के लिए हथियार चाहिए, और हथियारों की तलाश में ये हजारों लोगों की भीड़ पेरिस के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। उनका निशाना एक ही था, बैस्टील का किला, सम्राट की निरंकुश सत्ता का वो बदनाम प्रतीक। इस हमले का जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था। बैस्टील का कमांडर तो मारा गया, लेकिन अंदर से आजाद सिर्फ 7 कैदी हुए। पर असली जीत कुछ और थी। लोगों ने अपनी नफरत के इस प्रतीक को जमींदोज कर दिया, और तो और उसके पत्थर के टुकड़ों को यादगार के तौर पर बाजार में बेच दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने आम लोगों को राजा की ताकत के इतने बड़े सिंबल पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया? इस क्यों का जवाब हमें क्रांति के पहले और सबसे बड़े कारण की तरफ ले जाता है, और वो था फ्रांस का खस्ता हाल खजाना। देखिए, जब 1774 में सिर्फ 20 साल का लुई 16वां गद्दी पर बैठा, तो उसे विरासत में क्या मिला? एक खाली तिजोरी। सालों से चल रहे युद्ध और महल की शान और शौकत ने देश को अंदर से खोखला कर दिया था। और मजे की बात देखिए, अमेरिकी कॉलोनियों को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद करने की कीमत फ्रांस को 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा के कर्जे में चुकानी पड़ी। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि सरकार को कर्ज देने वाले अब 10% का भारी भरकम ब्याज मांगने लगे थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता था। लेकिन यह मसला सिर्फ पैसे का नहीं था। क्रांति का दूसरा बड़ा कारण था फ्रांस का समाज, जो बुरी तरह से बटा हुआ था और अन्याय से भरा था। इस पुराने सिस्टम को एंसियन रेजीम के नाम से जाना जाता था। तो उस समय का फ्रांसीसी समाज ना 3 हिस्सों में, या कह लीजिए एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले थे पादरी, फिर कुलीन लोग, और फिर बाकी सब। और मजे की बात यह थी कि पहले 2 एस्टेट्स के पास सारे के सारे अधिकार थे, और सबसे बड़ा अधिकार था टैक्स ना देने का। जी हां, कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब सीधा सा था, देश चलाने का पूरा बोझ वो अकेले तीसरे एस्टेट के कंधों पर था। जरा इस अन्याय के स्केल को समझिए। देश की लगभग 97% आबादी तीसरे एस्टेट का हिस्सा थी, लेकिन सारे अधिकार और सारी सहूलियतें हैं वो मुट्ठी भर 3% लोगों के पास थी। इस चार्ट को देखिए, ये बात और भी साफ हो जाती है। देश चलाने के लिए जो 100% टैक्स लगता था, वो कौन देता था? सिर्फ और सिर्फ तीसरा एस्टेट, जबकि पहले और दूसरे एस्टेट का योगदान जीरो, बिल्कुल जीरो। आम लोगों पर ना तरह तरह के टैक्स का बोझ था। इनमें से एक था टाइद। ये एक तरह का धार्मिक कर था, जिसमें किसानों को अपनी खेती की उपज का 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। और इतना ही नहीं, एक और बड़ा टैक्स था टाइल। ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो सीधे सरकार को जाता था, और हां, इससे भी अमीर वर्ग को पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। उस समय की एक कहावत है जो इस पूरे माहौल को बहुत अच्छे से बताती है। बेचारा गरीब आदमी अनाज, फल, पैसा सब कुछ लाता है, और मोटा जमींदार सब कुछ लेने के लिए तैयार बैठा है। ये दिखाता है कि कैसे अमीर लोग आम आदमी की मेहनत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। तो अब तस्वीर देखिए, एक तरफ कंगाली के कगार पर खड़ी सरकार, और दूसरी तरफ अन्याय पर टिका एक समाज। ये बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था। अब बस इंतजार था एक चिंगारी का, और वो चिंगारी आई नए क्रांतिकारी विचारों के रूप में।
आर्थिक तबाही और सामाजिक नाइंसाफी के इस माहौल ने बदलाव के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी। लोग अब सवाल करने लगे थे कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं? क्या इन्हें बदला नहीं जा सकता? और लोगों को इन सवालों का जवाब एक नए और शक्तिशाली विचार में मिला कि हर किसी के अधिकार एक समान होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का हकदार है। स्वतंत्रता और समानता की यही सोच वो चिंगारी थी जिसने राजनीति की एक पूरी की पूरी नई भाषा लिख दी। तो फ्रांस में जो आग लगी थी वो सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, उसकी लपटों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने फ्रांस से राजशाही को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका और सदियों से चले आ रहे सिस्टम को खत्म कर दिया। असल में इसी घटना ने मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। और जैसा मैंने कहा, ये विचार सिर्फ फ्रांस में कैद होकर नहीं रहे। आज़ादी और बराबरी का ये नारा एक देश से दूसरे देश पहुंचा और इसने पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ और लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे आंदोलनों को एक नई ताकत दी। तो ये तो साफ है कि हमारी आज की दुनिया का जन्म उसी आग में हुआ था। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इतिहास सिर्फ आज़ादी और लोकतंत्र की ही कहानी है, या फिर इसमें हिंसा और तानाशाही का भी उतना ही या शायद उससे भी बड़ा हाथ रहा है? सोचने वाली बात है।